ये बात है। टेस्ट नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। ओके, एवरी एग्जाम कैन बी क्रैक, पीजीआई, जेपमार, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। अरे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। और जो काम हम 4 महीने में कर सकते थे, हो सकता है कि हमें उसमें 4 साल लग जाए। और ऑनलाइन वाले बच्चों भैया, तुम लोगों की कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? देखिए बेटा, एक तो जो अभी अपन 16 तारीख से लेके और 10 तारीख तक स्पेशली क्लासेस करेंगे, स्पेशल क्लासेस जो केवल नॉट सेट को फोकस करके करेंगे। तो जो लोग नॉट सेट देंगे, कौन कौन देंगे? ठीक है, वेरी गुड। जो देंगे उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगी। मतलब हमारा एक ही मकसद है मेरे बच्चों, ठीक है, हमारा एक ही मकसद है कि इस नॉट सेट 2022 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम निकाल दें। उसके लिए 16 से लेके और 5 तारीख तक तो आपकी क्लासें रहेगी, ठीक है। और क्लासेस का टाइम रहेगा मेरे बच्चों दिन में 10 से 12 घंटे। मतलब सुबह 7 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रात को 8 बजे तक क्लासेस रहेंगी। बीच में केवल 2 ब्रेक आएंगे। खाना पीना आपको जो भी है एडजस्ट करना है, आसपास ही रहना है, ज़्यादा दूर नहीं रहना है, ठीक है, समझ के। उसके बाद आपको 8 से 9 ब्रेक मिलेगा और फिर उसके बाद 3 घंटे क्लासेस आएंगी यूट्यूब पे, 9 से 10 और 10 से 12। सबको पता है 20 दिन तक ये शेड्यूल चलेगा आपका। इस शेड्यूल में मेरे बच्चों क्या करना है आपको कि जितना भी आप इसको सुन सकते हो उतना सुन लेना है। याद कुछ नहीं करना है, सुन लेना है। याद करने का टाइम मैं बताऊंगा। 20 दिन तो आपको केवल सुनना है सारी क्लासेस को। इसमें जैसे पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो अपन पूरे कोर्स के अंदर बिल्कुल 0 से पढ़ते हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक से पढ़ते हैं, हर चीज़ को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं फुल कोर्स के अंदर। चाहे से वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आगे के टॉपिक्स को हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलाते हैं, तो वो फुल कोर्स के अंदर करते हैं। लेकिन जो स्पेशल कोर्स आते हैं उसके अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। स्पेशल कोर्स के अंदर केवल वो पढ़ते हैं जो एग्जाम में आते हैं, बहुत रिफाइंड करके। तो वो वाला कोर्स है स्पेशल कोर्स, जो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों 16 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक। अब नॉट सेट होगा 11 तारीख को, तो 6 से लेकर के और 10 तारीख तक हम देंगे मॉडल पेपर। हर दिन एक मॉडल पेपर देंगे। इस तरह से हम 5 मॉडल पेपर देंगे। कितने देंगे? 5। हर दिन एक मॉडल पेपर में आपको वो सारा कोर्स याद करके आना है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज याद किया फिर पेपर दिया, कल फिर याद किया फिर पेपर दिया, परसों फिर याद किया फिर पेपर दिया। ऐसे आपको 5 बार पूरे कोर्स का रिवीजन करना है और फिर 11 तारीख को एग्जाम देने जाना है। फिर बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें आप कि क्या होगा कैसे होगा। बस आपको जितना कहा है उतना करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास जितना भी दिमाग है वो अपने घर पे रख करके उसको वहीं पे संचालित रखो, ताकि वो बाद में काम आएगा जॉब लगने के बाद। अभी केवल क्या करना है सबको, जो मैंने आपसे इंस्ट्रक्ट किया है वो करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन, 15 अगस्त को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे नर्सेज मिलकर के यहीं पर सुबह। और उसके लिए आपको अपना एक अच्छा मैसेज प्रिपेयर करना है, जो आप अपने प्रोफेशन को बिल्डअप करने के लिए देंगे कि हमारे प्रोफेशन को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन इज़ अ वेरी यूनिक प्रोफेशन फॉर द कंट्री, और कंट्री का जो स्ट्रेंथ होता है वो मेडिकल फील्ड से बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि मेडिकल फील्ड बैकबोन है एक तरह से, अगर माने तो किसी भी देश की। स्वास्थ्य जो है उस देश के में रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा बैकबोन माना जाता है, और हम उस प्रोफेशन के लोग हैं, तो हमें हमारी डिग्निटी और हमारी प्रोफेशनलिटी इस अमृत महोत्सव से शो करना है। 75 साल हम पूरे कर रहे हैं देश के आज़ादी के। ये 75 साल पूरा देश मनाएगा, तो हमें वंचित नहीं रहना है। आप सबका वीडियो रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब के ऊपर पूरे कंट्री के साथ जाएगा कि नर्सिस के अंदर कितनी अच्छी प्रोफेशनलिटी है। ये आपको वहाँ पर डिस्प्ले करना है। आप क्या बोलेंगे ये आपको डिसाइड करना है। मतलब 30 सेकंड आपको मिलेंगे, 30 सेकंड में आपको अपना शॉर्ट एंड यूनिक मैसेज देना है। दूसरा ये बात है, नॉट सेट के अंदर मेरे बच्चों हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
हमारा पूरी टीम का, बुगली के जितने टीचर्स हैं सबका, और बाकी जितने भी लोगों से आप संपर्क में हैं उन सब से मैं एक ही बात कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों का हौसला बढ़ाना है जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, राइट। जैसे दूसरा काम आपको ये भी करना है कि जो कॉमनवेल्थ हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जीके करंट अफेयर के होंगे वो मैं आपको प्रिपेयर करके बता दूंगा। एक व्यक्ति लग चुका है पहले से ही इस काम पे, जो केवल रीजनिंग करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहा है। वो आपको नहीं करना है कुछ भी, केवल आपको नर्सिंग पे फोकस करना है, आपको कुछ नहीं करना है। वो सब कुछ मैं करूँगा जो करना है, आपको जितना कहूँगा बस उतना करना है, उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, लर्न करना है। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया। इस कोर्स के दौरान नोट्स लिखने की कैसे मैनेज होगा, तो आपको अपना एक अलग से रजिस्टर बनाना है, और जब क्लासेस चलेंगी उसी टाइम पर आपको शॉर्ट में अपने की नोट्स बनाते रहना है। उस कोर्स की पूरी पीडीएफ आपकी ऐप में रहेगी, पूरी पीडीएफ आपकी ऐप के अंदर रहेगी। ऐप में आप सब रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा आपको अपना रजिस्टर रखना है, बस टॉपिक का टाइटल लिखना है और की नोट्स बनाते रहना है। इतना सा काम करना है रिवीजन के लिए। फुल डिटेल नहीं लिखनी है, केवल की नोट बनाना है जो पूछा जाता है। उसके बाद 9 से 10 आपकी यूट्यूब के ऊपर क्लास आती है और 10 से 12 आपकी यूट्यूब पे क्लास आती है। जितने भी क्लिनिकल टॉपिक्स हैं एम्स के वो सारे रेडी हो चुके हैं, और 100 तो मैं आपको लिखा चुका हूँ, कुछ और लिखाऊंगा। उन टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करना है। जैसे एम्स में गए तो हम एम्स में जाते ही क्या वर्क फेस करते हैं। अब देखो एम्स जो होता है पेपर बनाता है, तो जैसे ही डेट आती है तो बच्चे लोग कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी आप स्टार्ट कर दें और फिर भी परिणाम 0 ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि जब आपको डेट मिलता है तो आप फिर उसके बाद दौड़ते हो और स्टार्ट कर देते हो जो आपको समझ में आता है, या जो किसी ने इंस्ट्रक्ट किया है, जो कोई सेलेक्ट हो चुका था उसने बोल दिया। वो उतना नहीं जानता है जो सेलेक्ट हो चुका है, या जो आपको गाइड कर रहा है, या आप जो दिमाग लगा रहे हैं, वो चीजें नहीं होती। एम्स का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, और जो एग्जाम्स लेता है नॉर्सेट वो बिल्कुल वैसा नहीं लेता है कि आप सॉन्डर्स, लिपिनकोट, मॉस्बी, टारगेट, पीआर ऐसा पढ़े और इनसे आपको सक्सेस मिल जाएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चों एम्स बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। एम्स केवल बात करता है कि आप जैसे नर्सिंग ऑफिसर आपको वो बनाएगा। तो एम्स में हर वीक में ट्रेनिंग चलता है, सेशन चलता है। जैसे कि आज इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर ट्रेनिंग होगा, अगले दिन प्रेजेंटेशन होगा तो वो हैंड हाइजीन पर होगा, नेक्स्ट होगा तो स्टेरिलाइजेशन पे होगा, नेक्स्ट होगा तो वो पीपीई पर होगा, नेक्स्ट होगा तो HIV हेपेटाइटिस पे होगा। एम्स के अंदर हमने वो टॉपिक्स निकाले हैं जो टॉपिक्स पे रियल में वहां वर्क होता है, और हमें उन्हीं टाइटल्स को अच्छे से लर्न करना है। क्योंकि एम्स एक ही बात कहता है कि मुझे वेल ट्रेंड और वेल प्रोफेशनल नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, गधा नहीं चाहिए मुझे। गधा किससे बनेगा? जो कुछ भी पढ़ रहा है और रियल वर्क बिल्कुल नहीं आता है। रियल वर्क तभी आएगा जब रियल चीजें पढ़ोगे। जैसे साइडेक्स वहां पे बहुत काम आएगा। आप साइडेक्स अता पता ही नहीं है तो क्या काम का आप नर्सिंग ऑफिसर, आपको नहीं बनाएगा एम्स। वहां स्टेरिलाइजेशन काम आएगा, आपको स्टेरिलाइजेशन नहीं पता अच्छे से, और चिडिल फॉर से बहुत काम आएगा, नहीं पता है तो आप किस काम के उसके लिए। आपको ये नहीं पता कि वहां पे ट्रैकेस्टोमी या आईवी कैनुला या सूचर, सर्जिकल ब्लेड्स, टेबल पे, हर टेबल पे सर्जिकल ब्लेड्स रखी हुई होती है, हर टेबल पे, हर वार्ड के अंदर। सबसे ज्यादा काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट चिडिल फॉर्स है, सर्जिकल ब्लेड। वो यही चाहता है कि जब आप वहां जाएं तो उन लोगों को आपके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़े। अब वो ऐसा है कि आपको 70-75 हजार महीने का भी देंगे और फिर भी आपको वहां पे 6 महीने झेलेंगे। उनको चाहिए, एम्स को सीधा चाहिए कि वेल ट्रेंड ऐसा पर्सन आए, वेल ट्रेंड आए, जिसको हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं सब पता हो, और आते ही अपना काम संभाले और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काम करे और अच्छा काम करे। तो उसकी एल्गोरिदम को समझना पड़ता है कि हर एग्जाम की एक एल्गोरिदम होती है कि वो क्या चाहता है, और उसको स्टडी करना पड़ता है, और उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जितने बैठेंगे वो सब निकल जाएंगे। ओके, तो ये पूरी स्टोरी थी जो आप लोगों को मैंने बताई है आने वाले
11 सितंबर तक की कहानी मैंने आपके साथ डिस्क्राइब कर ली, शेयर कर ली है। ये सब होता रहेगा और आपको बहुत अच्छे ढंग से एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर, और बहुत ज़्यादा आपका निर्भर करेगा ये 1 महीना जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अब ये 1 महीना है। अगर इस मेरे बच्चों, मैंने कहा कि ये समय टेंशन लेने का नहीं है। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपसे कह के गया था कि ये समय टेंशन लेने का, चिंता करने का, या हताश होने का, या निराश होने का नहीं है। ये समय है कुछ करके दिखाने का। ये समय टेंशन लेने का नहीं, ये समय है कुछ करके दिखाने का, और ऊपर वाले ने मौका आपको दिया है। ये ना कहना बाद में कि जब भी मैट की तरह कि बस बाहर खड़ी थी, बैठ जाती तो आज कहीं और होती, ये ना कहना पड़े। बस वाकई बाहर खड़ी है और चांस आपके पास है, चाहे तो बैठ जाना। मेरे बच्चों, आज की दुनिया में भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। चाहे आप बस में जाएं या ट्रेन में, बहुत भीड़ है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई सज्जन आएगा और आपको ये बोलेगा कि मैडम आप आइए, या भाई साहब आप आइए, ये सीट है आपके लिए, इस पे बैठिए। आप सीट खुद को बनानी पड़ती है, सीट खुद को बनानी पड़ती है। कोई सीट बना के नहीं देता है, या कोई ये करके नहीं देता है कि आप जाइए इस पे बैठ जाइएगा। बस साथ कोई दे सकता है कि आप गिर रहे हो तो आपका हाथ कोई थाम सकता है, आपको सपोर्ट कोई कर सकता है, गाइड कोई कर सकता है। जब वहां जाओगे तो मैं आपको पूरा ट्रेंड करूंगा, वेल अच्छे तरीके से वेल ट्रेंड करके भेजेंगे कि आपको ऐसे करना है। लास्ट से एक क्लास लूंगा, जैसे 5 तारीख को हमारा कोर्स एंड होने वाला होगा, स्पेशल कोर्स, तो उसमें हम ये सिखाएंगे कि एग्जाम कैसे देना है। और मैंने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर वो भी बन सकता है जिसको नर्सिंग लिखना नहीं आता है, जिसको नर्सिंग भी लिखना नहीं आता है और नर्सिंग की स्पेलिंग भी सही नहीं आती है, वो भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है। कैसे? क्योंकि वहां ना तो स्पेलिंग लिखनी है और ना स्पेलिंग बतानी है, क्योंकि वहां केवल माउस दबाना है। और माउस दबाना अगर हम सीख गए और सही दबा दिया अगर आपने 130 बार तो बस 130 बार माउस दबाने का सारा खेल है, उसको सही ढंग से दबाना सीखना है। और अगर वो चीज हम समझ गए तो मेरे बच्चों, हम नर्सिंग ऑफिसर होंगे आने वाले 1 महीने बाद। राइट, यही कहानी है। मैंने कहा हर एग्जाम का एक एल्गोरिथम होता है, हर जंग का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। अगर उसको समझे बिना ही हम उस जंग को जीतने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहली मिस्टेक तो हम वही कर रहे हैं। फिर उनका क्या होगा जो समझ के चल रहे हैं, जो तैयारी करके चल रहे हैं, जो पढ़ के चल रहे हैं। अगर एक बिना समझे अंधाधुंध वेटिंग करने वाला व्यक्ति अगर मैच जिता के लेके आ जाएगा तो फिर उसका क्या होगा जो पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। ऊपर वाले को न्याय करना है, उसको न्याय करना है, और वहां आपकी मेहनत लिखी जाती है कि इसकी मेहनत इतनी घंटे हो गई, इतने आवर हो गई, चाहे से वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उस गोल के लिए वर्क कर रहा था। आपके लाइफ में भी, हर व्यक्ति के लाइफ में गोल होता है, उस गोल पे हम टाइम देते हैं। सारा खेल टाइम का होता है। किसका? टाइम का। जैसे आप अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं, आप अपने किसी लविंग पर्सन को कितना टाइम देते हैं, आप अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को कितना टाइम देते हैं, आप अपने गोल को कितना टाइम देते हैं, कैरियर को कितना टाइम देते हैं। आज मेरा मोस्ट ऑफ टाइम जैसे कि मेरे टीचिंग पे होता है कि अगर मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें से 16 घंटे 18 घंटे में टीचिंग पे खर्च कर दूं। तो जितना टाइम मैं इस चीज को दूंगा ये उतना ही यूनिक होगा। और वही यूनिकनेस के लिए आज बुगली को जानती है पब्लिक कि नहीं, एक यूनिकनेस हमें मिलती है, एक नई चीज हमें मिलती है, और वाकई एक स्ट्रेटेजिक मिलता है, एक सिस्टमेटिक मिलता है, स्ट्रक्चर्ड मिलता है। जो करते आ रहे हैं अगर हम भी वही करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर हम जैसा करते आ रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर उससे एडवांस कर सकते हो आप तो नॉर्थ सेट में आपका वेलकम है।
और जैसे डेट आती है तो लोग घबराते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है। ऐसा ना, घबराना नहीं है। घबराना क्यों? घबराते वो लोग हैं जो अनप्लान्ड हैं। हम जब सब कुछ जानते हैं कि ऐसा होना है, दुनिया में सबको पता है कि डेथ होना है, तो घबराना किस बात का? जो होना है, जो निर्धारित है, वो सब होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खास होता है कि जब सिचुएशन आती है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। वही चीज हमारी लाइफ के अंदर हमें सीखना है। कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आती है, क्योंकि दिन है तो रात भी है, डेफिनेटली ये श्योर है, यूनिवर्सल है ये बात। तो जब दिन है तो रात भी है, तो खुशी है तो गम भी होगा ही होगा, वरना खुशी का एहसास भी नहीं होगा अगर गम नहीं होगा तो। अगर सक्सेस है तो प्रॉब्लम भी है, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा अच्छे से सक्सेस मिलेगी। ये चीजें डिसाइडेड है, यूनिवर्सल है, जो नेचर ने बनाया, हमने नहीं, नेचर ने बनाया। अगर नेचर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोगों को कोई भी वाकई में मात नहीं दे सकता। हम सब वो करेंगे जो हम सोच रहे हैं। बस हमें चलना है थोड़ा लाइफ को समझते हुए, सिचुएशंस को समझते हुए, उन सिचुएशंस को हैंडल करना है। ऐसे नहीं करना है कि कोई भी सिचुएशन आती है और हम भोट दिमाग से एकदम उस पर काम करना शुरू कर दें। अता पता नहीं हो, रूल रेगुलेशन नहीं हो, आप बहुत तेज दौड़ते हो, आप बहुत तेज दौड़ते हो, आप बहुत पढ़ते हो, बहुत मेहनत भी करते हो। अगर आप बहुत तेज दौड़ते हो मेरे बच्चों, और अगर आपको गेम के नियम नहीं पता, दौड़ के नियम नहीं पता, और लाइन पे पैर अगर आपने रख दिया, तो आप वो रेस नहीं जीतोगे। ये पक्की बात है, जीतोगे नहीं। आप तो सबसे तेज दौड़ते थे, हजारों दौड़ने वाले लोग थे, उनमें सबसे तेज आप दौड़ते थे, लेकिन आपने गलती क्या की? रेस को समझा नहीं और दौड़ना शुरू कर दिया, आप हार गए और गेम से बाहर हो गए। वही हम कह रहे हैं कि आप बहुत तेज दौड़ते हो, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत मेहनत कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बिना समझे हम उस गेम को खेलना शुरू कर देंगे तो हमारा आउट होना निश्चित है। इसमें कोई शक नहीं है मुझे, हम आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उस गेम को पहले समझेंगे, और फिर अगर हम चाहे से बहुत तेज नहीं भी दौड़ते हैं, क्योंकि बहुत तेज दौड़ने वाले बहुत सारे लोग इस तरह की मिस्टेक करेंगे जो आउट हो जाएंगे, और वो जितने आउट होंगे उतने ही हमारे चांस बढ़ेंगे। यस और नो? तो अगर हम बहुत तेज नहीं भी दौड़ते हैं तो हमें यही करना है कि अगर हम एवरेज भी दौड़ते हैं तो उस एवरेज को ही मेंटेन करो, संवारो उसको अच्छे से, और उसके नियमों को याद रख करके चलो। तो सबसे ज्यादा खास होता है पढ़ाई के साथ साथ कि गेम को खेलना कैसे है। गेम तो बहुत सारे खेलेंगे, कुछ केवल पढ़ाई के बेस पे खेलेंगे, कुछ केवल नियमों के बेस पे खेलेंगे, और कुछ होंगे जो पढ़ाई के साथ नियमों के बेस पे खेलेंगे, जीतेंगे वही। समझे मेरे बच्चों? तो ये एक सारांश था। आने वाले समय पे 1 महीने तक आपको क्या करना है, किस तरह की मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ना है, और आपको पता है मैं रोज इस तरह की बातें आपको बताता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत खास चीजें आपसे डिस्कस होती हैं, उसी तरह से आपको चलना है। हर एक बात क्लियर कर दिया है कि कैरियर क्या है, कैसे मैनेज करना है, वर्क कैसे करना होता है, क्या चीजें सीखना है। अगर वैसे ही चलोगे, पूरी बातें समझते हुए और मानते हुए चलोगे, तो कब आप वहां पहुंच जाओगे आपको नहीं पता। क्योंकि टीचर के साथ चलने का मतलब ये होता है कि जो बाधाएं आएगी वो टीचर झेलेगा, और आपको तो बस चलना है, रास्ता साफ मिलेगा आपको। कोचिंग में बैठने का या टीचर के साथ चलने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो रास्ता बिल्कुल साफ मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसमें परेशानियां बहुत थी, लेकिन वो सारी परेशानियों को कौन झेलता हुआ चल रहा है? आगे आगे आपको रास्ता साफ करते हुए चल रहा है टीचर, जो बहुत अनुभवी है, जिसको पता है, वो कई लोगों को वहां तक पहुंचा के आ चुका है। आपके जैसे जाने कितने चेहरे वहां तक पहुंच चुके हैं, जिनको वही टीचर लेके गया है। वो टीचर आपको भी राह दिखाएगा, तो आपको उसी राह पर उसी तरीके से चलते रहना है। एक हम खुद चलेंगे तो हमें दिक्कत फेस करना है, बहुत ज्यादा फेस करना है, और जो काम हम 4 महीने में कर सकते थे, हो सकता है कि हमें उसमें 4 साल लग जाए।
क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम आएगी हम पहले तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सीखेंगे, फिर वहां रुकेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को सीखेंगे, उस क्वेश्चन को सीखेंगे कि इसका आंसर ये आ रहा है तो यही क्यों आ रहा है। वहां पहले हम 1-2 दिन खर्च कर देंगे। अब 1-2 दिन में सोचो आप जो डायरेक्ट पका हुआ खाना खा रहे हैं वो बच्चे कहां पहुंचेंगे। तो ये अंतर है मेरे बच्चों आज की स्ट्रेटेजी के अंदर, और इसी ढंग से आपको आगे बढ़ना है। एंड कॉजेस हॉकिंस डिजीज या ट्यूमर एंड कॉजेस मल्टीपल माइलोमा या बॉर्न ट्यूमर। बात समझ में आया? अब इसी बात को अगर आप पढ़ते घर पे तो शायद आपको ये पता चलाने में 3-4 दिन लग जाते कि ये कैसे होता है और क्यों होता है और क्या कारण होता है, कि बॉर्न में मल्टीपल माइलोमा क्या है और कैसे होता है, क्यों होता है। अब सपोज करो जो 10 मिनट की बात है उसमें हम 3 दिन हमारे उड़ा दें, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट जब एग्जाम सामने है, तो वो हमारी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा मेरी भाषा में, तो कि वो एक मूर्खता है कि हमें पता है कि इसका सिंपल सॉल्यूशन है और फिर भी हम उस पर सिर फोड़ रहे हैं पत्थर पे, और सिर फोड़ के हम सोच रहे हैं कि हम भी नॉर्थ सेट के अंदर कुछ बेहतर करके आएंगे। आपको उसके लिए कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम बेहतर कर पाएंगे। ये कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के पॉसिबल होगा मेरे बच्चों हमारे लिए उस काम को बहुत आसानी से करना। कि एक तो डेरिवेशन होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि उसको आप सोल्व करें तब आपका आंसर निकलेगा, और एक होता है कि आप फॉर्मूला पुट करें और आंसर आ जाएगा। तो जमाना अभी हाईटेक है, फॉर्मूला पुट करें और आंसर आ जाना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। ओके, तो मैंने कहा मेरे बच्चों की ये लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो है एक्सेसिवली कहाँ एंटर कर गया है, लिम्फ नोड्स के अंदर, और ये कहाँ एंटर कर चुका, ऐसे नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। क्लियर? ये बी सेल मैलिग्नेंसी नहीं है, मल्टीपल माइलोमा। वेरी गुड, शाबाश। हम मेहनत करेंगे सर, बस आप जैसे चाहो वैसे हमसे करवाओ। ठीक है, तुम तो करते रहो, बस जैसे मैं चाहूं वैसे करते रहो, इसके अलावा कोई बुद्धि का दुरुपयोग तुम्हें नहीं करना है। ठीक है ना? बस भरोसा रखना, विश्वास करना। अगर भरोसा टूटा तो फिर मैं इतना टूटता हूं कि उसकी कोई हद नहीं है। बस मेरा यही सिद्धांत है। मैंने कहा कि देखो मैं इतना ईमानदार व्यक्ति हूँ मेरे जीवन से और मेरे करियर से, ये मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे जीवन से, मेरे करियर से मैं उतना ईमानदार हूँ जितना कि शायद ही आपको मिलेगा इस जमाने में, और वो भी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद अगर कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए या कीचड़ उठाए तो मेरे बच्चों मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। जो मेरी ईमानदारी पे या मेरी चीजों पे शक करे वो मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, मैं काम करना पसंद नहीं करूंगा या आपको पढ़ाना पसंद नहीं करूंगा चाहे से, लेकिन मैं वो सुनना पसंद नहीं कर सकता जो अननेसेसरी है या गलत है। अब ये मान के चलो कि जो आपके लिए सही है ना मैं वो करूंगा, चाहे वो कठिन हो, चाहे से वो कठिन हो। मुझे ये भी पता है कि 12 घंटे क्लासेस लेने में आपको तकलीफ आएगी, कठिन है, लेकिन सक्सेस का सफर कठिन रास्तों से ही शुरू होता है। मैं ये जानता हूं जितना कठिन सफर हम तय करेंगे, अगर हम ये पूरी ट्रेनिंग 20 दिन की, 25 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो मेरे बच्चों, अगर मैं देखो बोर्ड ना चाहे लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर सफल भी नहीं हुए ना तो जिंदगी जीना सीख जाओगे। पूरा एम्स जेब में लेके घूमोगे। आई बात समझ? और वो नहीं तो उसके बाद दूसरा एग्जाम आ रहा है ESIC और DSSB। आपको जॉब चाहिए कहीं भी लगे। DSSB और ESIC के बारे में मैं अभी से बात करना शुरू कर चुका हूं।
और आपको बार बार इंडिकेशन कर रहा हूं कि जो एम्स की तैयारी कर रहा हूं अभी, तो दैट इज नॉट ओनली फॉर द एम्स, दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर द जॉब। अगर आप ये सोचते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर ओनली द एम्स, so this is not fair. This is a preparation for job, not for only the AIMS or ESIC, RRB, DSSB. This is a preparation for job. Job कहीं भी लगे, जॉब ही होता है, अंडरस्टैंड, चाहे एम्स हो, एनक्लिक्स हो, या फिर आपका DSSB हो, ESIC हो, RRB हो। Every exam you can qualify after preparing this session. Every exam in which you want to go, जिस भी किसी एग्जाम में आपने ड्रीम किया हुआ है, आप एवरी एग्जाम कैन बी क्रैक, PGI, JEPMAR, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। बस आपको ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से करना है। हमें आप मौका देंगे सिखाने का, तभी तो हम सिखाएंगे। हम ऐसा तो कैसे करेंगे कि आप हमें चांस ही ना दें, या आप सामने ही ना बैठें और हम कुछ ऐसा मैजिक करें, या आपको ऐसी कोई दवा खिला दें जिससे कि आप घर जाके उसको झीम लेंगे और आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी। ऐसी कोई मेडिसिन मेरे पास नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, मैजिक है कि उस मैजिक का आपके जीवन में कुछ अच्छा यूज हो सकता है। वो मैजिक मैंने सीखा है, राइट। इसमें 10 से 12 साल जो मैंने खर्च किए हैं, 2007 से इस प्रोफेशन पे जो काम किया है, तो उससे मेरे अंदर एक मैजिक आया है। उस मैजिक को अगर आपके जीवन बनाने के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूं ना, तो मुझे बहुत खुशी है, और अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी खुशी होगी। क्लियर? और जितना हो सकता है मैं करता हूं, केवल मैं फैशन के लिए नहीं करता। जैसे कल रात को यूट्यूब पे एक बच्चा कह रहा था कि सर आप जो है टाइम वेस्ट बहुत कर रहे होगे। मैंने कहा बेटा, मेरे टाइम वेस्ट में भी तेरा भला है। अगर मेरा टाइम वेस्ट, जैसे मैं कुछ बात कर रहा हूं आपसे, तो उसमें भी बहुत गहरी बात है। वो ऐसी नहीं है कि वो ऐसी बात नहीं है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, वो बात नहीं है। जो बात हो रहा है ना, वो भी कैरियर से रिलेटेड ही बात हो रहा है। आप, वही मैं कह रहा हूं कि जितने भी बीच में ये बात मैं बताता हूं, ये रूल्स हैं एग्जाम्स के लिए, कैरियर के लिए, लेकिन समझने वाला इन बातों को समझता है। अब मैं ऐसे तो कुछ करूंगा नहीं कि एक पेपर पे पूरे नियम लिख के ले आऊंगा और आपको एक ही बार में सुना दूंगा। हर क्लास के अंदर जो बीच में पढ़ाने के बाद एक गैप आया 5 मिनट का, और उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई, वही नियम है, वही रूल्स है कि जॉब लगते कैसे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कंटेंट जीम लें और हम नियम नहीं जीमे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, और एग्जाम्पल भी दिया था आपको, कि अगर कंटेंट जीम लोगे और नियम नहीं जीमोगे, रूल्स नहीं जीमोगे, तो भी दिक्कत है। और या फिर हम पूरे रूल्स को ही जीम लें, कंटेंट नहीं जीमे, तो भी दिक्कत है। हमें पेशेंस बहुत जरूरी है, और पेशेंस के साथ अगर पूरी इस प्रिपरेशन को करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी वाला व्यक्ति कभी भी सफर नहीं तय कर सकता। जल्दबाजी जो करेगा वो आउट हो जाएगा उसकी की मिस्टेक से। बहुत पेशेंस, दिमाग को शांत रखो, इसमें पीस होना चाहिए, राइट। यहाँ पे पहले तो डिसीजन मेकिंग, एक सेटिस्फैक्शन, एक पीस, मेंटल पीस, वो होना चाहिए। स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, सब है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छे से पीस रखना है, और खासकर ये बातें जो है आपको एग्जाम्स देते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम देना सीखना एक दिन की चीज नहीं है। उसके लिए हम बरसों से तपस्या करते हैं, फिर हम एकदम वहां पहुंचते हैं। अगर बहुत आसानी से कोई व्यक्ति बड़ी जगह पे पहुंच जाएगा तो उसकी इज्जत भी नहीं करेगा, और उसको उसका मोल भी पता नहीं होगा। जैसे बंदर को डायरेक्ट नारियल दे दिया जाता है, तो क्या बंदर को पता है कि इस नारियल की क्या इंपॉर्टेंस है, या ये कहाँ चढ़ता है? पता है क्या उसको? नहीं। वो उसको इधर से वहां फेंकेगा, फिर उठा के लाएगा, फिर वहां फेंकेगा। तो हमने कहा ना, बंदर नारियल को फेंक फेंक के फोड़ देता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर
किसी को बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाती है ना, तो उसका कोई उस व्यक्ति के नजर में कोई मोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो चीज हमें बहुत मेहनत के बाद मिलती है ना, उसको हम बहुत सजा के रखते हैं, चाहे उस चीज की वैल्यू इतनी हो कि ना हो, लेकिन क्योंकि वो हमें मेहनत से मिली है, इसलिए हमें एहसास हुआ है कि हमने कठिन परिश्रम किया है, हमने स्ट्रगल किया है, तब हमें वो मिली है। इसलिए हमारे लिए वही सब कुछ होता है। और जो ऐसे ही चलते रास्ते मिल जाए उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता है। ऐसा ना, थोड़ा समझो बातों को। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि भाई साहब आप ये बताओ कि विच इज द कॉल्ड मैलिग्नेंसी ऑफ बोन मैरो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इतनी ही पढ़ाई करी तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा, मल्टीपल माइलोमा। लेकिन बस यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि इसका आंसर होगा ल्यूकेमिया। क्या होगा? ल्यूकेमिया। मल्टीपल माइलोमा इसका आंसर नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे बच्चों में बात पूछ रहा हूं बोन मैरो का मैलिग्नेंसी, ना कि बोन का मैलिग्नेंसी। आपने सुना तो सही, देखा भी सही, लेकिन आपने उस बात को उतना ही देखा जितना आपको दिखा। This is the malignancy of bone, but I am asking you the malignancy of bone marrow. क्लियर? अगर इसी बात को मैं और पूछूं तो इसको क्या कहा जा सकता है? स्टेम सेल मैलिग्नेंसी भी कहा जा सकता है। इसी को हमारी भाषा में ब्लड कैंसर हम कहते हैं, इसको ब्लड कैंसर नहीं कहते हैं। ओके, तो हमने कहा कम ऑन द अगेन टॉपिक पे आए। ये टॉपिक्स को मैं हर बैच में पढ़ाता हूं, तो जब उस बैच में पढ़ा रहा होता हूं ना, डिसाइडेड कुछ नहीं होता है कि कैसे पढ़ाना, तो मैं सोचता हूं कि उस बैच में जब पढ़ाने के बाद कि यार इस बैच में अपन ने सबसे बेस्ट पढ़ाया है ना, फिर मैं सोचता हूं कि इस मेथड को अपन सेव कर लेंगे, बाकी बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। लेकिन फिर जब वापस नए बैच में पढ़ाने की बारी आती है तो उसमें उससे भी अच्छा मेथड आ जाता है। क्या सुनो, सारी चीजें सिस्टमैटिकली और बेटर अरेंज हो जाती है, तो फिर लगता है ना कि ये तो और अच्छा मेथड है। अब प्रीवियस वाली जो थी ना वो ओल्ड हो गई, ऐसा ना। ऐसे मतलब एक ऑटोमेटिकली नया एक तरीका जो बहुत सिंपल भी होना चाहिए पढ़ाने में। यही चीजें होती है कि एक तो कंटेंट जो है वो अच्छे लेवल का हो, कॉन्सेप्चुअल हो, हर बात का रैशनल पता हो आपको। अब जैसे अगर आप गाइड पढ़ते हो या कुछ पढ़ते हो और आप ये सोचते हो कि डिस्निया हो रहा है इस क्लाइंट को, वहां तो ये लिखा होगा, हेडिंग डली होगी यहाँ पे, क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम। लेकिन आपको पता है मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, उसमें सब कुछ आ गया, डेफिनेशन आ गया, एवरीथिंग आ गया, कोज आ गया, सब आ गया, फीचर भी आ गया, लेकिन कहीं भी हेडिंग नहीं डली हुई है। बस एक ही हेडिंग डली हुई है, फोकस डिजीज। ऐसा ना, सिस्टमैटिक कुछ नहीं है, लेकिन है सब कुछ। हेडिंग डाल डाल के पढ़ाना वो बहुत ज्यादा बेकार मेथड है। उसमें पहले स्टूडेंट को डेफिनेशन याद करने के लिए छत पे घूमना पड़ता है, फिर क्लिनिकल फीचर रटने के लिए भी उसको घूमना पड़ता है, और फिर भी कुछ याद नहीं रहता है। जैसे अलग से लिखा हो डिस्निया, डिस्फेजिया, क्रेकल, प्लूरल इफ्यूजन, अलग से क्लिनिकल फीचर हेडिंग डाल के, तो हम सोचेंगे कि यार ये डिस्निया क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको एक एक बात पता है कि डिस्निया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब तो यहां तक नहीं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, आप यहां तक भी जवाब दे पाओगे, और यहां तक नहीं यहां तक भी जवाब दे पाओगे। इतनी हेल्दी टीचिंग है कि आप कहीं से भी किसी भी चीज पे जाओगे तो आपके पास पता नहीं कहां तक भी कोई भी जाता है, एग्जाम जाता है या एग्जामिनर जाता है, तो आप हर बात पे कंफर्टेबल रहोगे। चाहे एग्जामिनर यहां से ये भी पूछ ले कि डिस्निया क्यों होता है, जैसे किसी को एड से, तो वो तो उसी को पता है ना, किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पाएगा। अपने को पता है कि कोई बहुत बड़ी कमी है अपने अंदर, चाहे वो किसी को नहीं पता है, तो हम फेस नहीं कर पाएंगे लोगों को। और अगर आपको पता है और फिर भी आप उतने ही एनर्जी के साथ में आप दुनिया को फेस कर रहे हो, तो मेरे बच्चों आप बहुत महान हैं।
अगर आप इस कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, जैसे कैंसर का पेशेंट है, अगर वो मरेगा, वो उसको पता है, उस बात को वो स्वीकार कर ले और ये सोच ले कि जितनी लाइफ बची है उसको तो अच्छे से जियो, उसको टेंशन लेके क्यों जी रहा है, तो हो सकता है 2 साल ज्यादा जिएगा। लेकिन अगर वो उसको इतनी टेंशन ले जाएगा ना, तो 2 साल पहले ही चला जाएगा, 4 साल घट गए। वही बात होती है कि टेंशन है, पैसे सब है, प्रॉब्लम्स भी है। आप अगर उसको हंस के हैंडल करते हो तो 2 नंबर ज्यादा आएंगे, और टेंशन लेके उसे सफर को पूरा करोगे तो 2 नंबर और घट जाएंगे। टोटल कितने घट जाएंगे? 4, और 4 नंबर घटते ही 4000 लोग आगे निकल जाएंगे। समझ गए? इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ईमानदारी से करें, चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप। सबसे पहली बात है जीवन अच्छा हो, कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप गलत नहीं करोगे, अपने आप से धोखा नहीं करोगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। इंसान दुनिया की नजरों में गिर जाए चाहे से, लेकिन खुद की नजर में अगर गिर गया ना, तब फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसका ये क्या होगा? कॉपिंग स्किल खत्म हो जाएगा, कॉपिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, वो फेस ही नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। तो अपने को इतना हार्डवर्क करना है, इतना हार्डवर्क करना है, इतना हार्डवर्क करना है, इतना करना है, इतना करना है कि कम से कम औरों को भरोसा हो कि नहीं हो, हमें तो हो ही जाए। उसके बाद जो रिजल्ट निकलेंगे, सब चीजें होंगी ना, वो देखने के काबिल होगी वाकई। अगर हमें खुद को भी ये पता है कि हमने कुछ नहीं करा तो हमारा एग्जाम सही नहीं जाएगा, क्योंकि दिल गवाही नहीं दे रहा है। हमारा दिल ही नहीं कह रहा है कि हमने उतनी पढ़ाई कर ली कि सिलेक्शन हो जाता है। पहले तो ये हमारा दिल कहना चाहिए कि हमने उतनी पढ़ाई कर ली, उतनी मेहनत कर ली, इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ये आपका दिल कहना चाहिए पहले, फिर मैं कहूंगा। अभी आप देखोगे कि 50-60% बच्चे ऐसे बैठेंगे नॉर्थ के अंदर जिनका दिल खुद का ही गवाही नहीं दे रहा है। राइट? पहले तो आपको अपने आप पे भरोसा हो, तब दुनिया आप पे भरोसा करेगी। अगर खुद पे भी नहीं है तो फिर दुनिया से कैसे एक्सपेक्टेशन करोगे आप? जो खुद नहीं कर सकते वो दुनिया से कैसे उम्मीद रखो आप कि और लोग आप पे इससे भरोसा करेंगे, इतना फैद करेंगे? पहले तो आप खुद अपने अंदर करिएगा। ये अगला नियम था जीवन का, कैरियर वाली, सक्सेस वाली दुनिया का। अंडरस्टैंड? अब कब कौन सा नियम आता है वो समय के साथ आता है अपने आप वो कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता है, मतलब अपने आप बात आती है कि तो अब आपको इससे क्या सीख मिलती है कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। जो स्टूडेंट ऐसे बढ़ेगा वो बहुत आगे जाएगा। अब कोई तो इस बात को, जो मैंने 2-3 मिनट खर्च किए, कोई तो इसको समझेगा कि यार ये टाइम पास बहुत कर रहा है मास्टर, क्या सुनो, फालतू बातों में बहुत समय खराब करता है। कोई तो ऐसे लेगा, कोई ऐसे सीख लेगा उससे कि आज के इस सेशन से मुझे इस बात से ये सीख मिलती है कि मुझे अपना सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। और वो ऐसे सीखते सीखते अपनी डायरी में चीजों को मेंटेन करते करते एक दिन बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 2 टाइप के बच्चे होते हैं। वो 1% होते हैं जो उस तरह के होते हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। क्लियर है? क्योंकि 1% को समझाने की वजह से मैं 99% लोगों को नहीं गंवाना चाहता। वो 99 जो बात को समझ रहे हैं ना, वही रियल हीरो हैं, और उन्हीं पे मुझे काम करना, उन्हीं को बनाना है। वो 1% अगर नहीं भी बनेगा तो इतना कोई कंपलसरी भी नहीं है कि हर स्टूडेंट की जॉब लगे, इतना भी कंपलसरी नहीं है। मतलब मैं उसके लिए जान तो नहीं दे सकता, या सुनो। बाकी 99% लोग जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको कोऑपरेट करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करूंगा, ताकि वो एक छोटी से छोटी गलती भी वहां पर ना करें। यही मेरा एम है। तो मैंने कहा मेरे बच्चों की इसको कॉपिंग स्किल घटता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये इससे प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये प्रॉब्लम आने का कारण ये भी है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज। ओके,
बॉडी इमेज या अपीयरेंस? हमने कहा मेरे बच्चों की बॉडी का अपीयरेंस वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ ऐसा ट्यूमर, यहाँ यहाँ यहाँ, जब व्यक्ति अपने आप को देखेगा तो उसको अजीब सा लगता है, यार ये क्या हो गया है, मतलब उसको जिंदगी जीने की इच्छा नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बॉडी का अपीयरेंस डिस्टर्ब होना। सुन तो रहे हो ना तुम लोग? अल्लाह इंसान दो तरह से सुनता है, बताऊं दो तरह से सुनता है? एक कान से, और नहीं 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 वो नहीं यार, वो तो बहुत घिसी पिटी बात है। वाला दो तरह से सुनता है, एक सुनता है वाकई कानों से और एक सुनता है दिमाग से। मैं जब कोई हम क्रिएटिव काम कर रहे हो ना, बहुत कंसंट्रेशन वाले, अभी ये मान के चलो कि मुझे बाहर की दुनिया में क्या है, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये क्लासरूम पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता, इतना कंसंट्रेटेड होता हूँ मैं। तब जाके मतलब वाकई में टीचिंग निकलती है, एक अलग ही निकलती है फिर, बहुत शानदार। वही मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तुम बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हो, जो मेंटल वर्क कर रहे हो ना, तो उस टाइम अपने आप को इतना कंसंट्रेट कर देना चाहिए कि वो डायरेक्टली ब्रेन में छपने लगे, सुनते ही याद होने लगे। एक बहुत बड़ा खेल अटेंशन का भी होता है, अटेंशन। जब हम जैसे बस में आप बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग हजारों बातें कर रहे हैं, क्या आपने सुनी? को पता ही नहीं, आप तो मोबाइल चला रहे थे, नहीं सुनी ना? वो वाली कंडीशन में कह रहा हूं कि हम दो तरह से सुनते हैं। एक अभी आप सुन रहे हो, आप वाकई सुन रहे हो, मुझे पता है। एक बस में भी तुमने सुनी लेकिन वहां नहीं सुनी। तो आवाज यहां तक तो साउंड हमेशा आएगा, चाहे आप कभी भी हैं, किसी भी टाइम है। अभी जैसे पंखा चल रहा है, आप सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो। जब ध्यान दोगे तो ही सुनोगे। अब सुनने लगे आप जब मैंने नाम लिया, अभी तक नहीं सुन रहे थे आप। वही मैं बात कर रहा हूं कि हम दो तरह से सुनते हैं। एक वो जो हमें सुनना है हम वही सुनते हैं, और इसके अलावा आवाजें तो और भी बहुत सारी है आसपास, हमारे आसपास नॉइस साउंड तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम उनको नहीं सुनते। हम वही कह रहे हैं कि जब भी सुनो तो ऐसे सुनो, यहाँ से घुसे के साउंड हमेशा आएगा, यहाँ तक तो हमेशा ही आएगा, लेकिन ये तो डिसाइड आप ही कर रहे हो ना कि आपको क्या सुनना है। आपका अपने आप पे नियंत्रण है कि नहीं है? प्रूफ होता है इस बात से कि इंसान का अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे नियंत्रण है, बस वो उसकी प्रैक्टिस करे। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी कि आप आवाज भी अपनी मर्जी से सुन रहे हो। इससे बड़ा कंट्रोल आपके अपने आप के ऊपर और क्या होगा? आप वॉइस जो आ रही है दुनिया में, तो आप अपनी मर्जी से सुन रहे हो, बस उसको सुनो ना, उसको यहां तक सुनो तो तुम्हें मर्जी से सुनना है, वही तुम्हें आगे लेके जाएगा, वही तुम्हारा कैरियर बनाएगा। ओके, अगर ऐसा प्रैक्टिस में लाने लगे ना मेरी बातों को, तो प्रैक्टिकली तुम बहुत यूनिक पीस बन जाओगे, बहुत यूनिक नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, और जो चाहोगे, जितनी बार चाहोगे उतनी बार बनोगे। ऐसे भी नहीं कि लक बाई चांस, वो नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ होगा जो तुम डिसाइड करोगे। लक मतलब सिलेक्शन बाय चांस नहीं, सिलेक्शन बाय चॉइस। एक तो होता है जॉब बाय चांस, एक होता है जॉब बाय चॉइस। हमें पढ़ाई करनी है जॉब बाय चॉइस वाली, बाई चांस नहीं कि तीर में तुक्का लग गया और हमारी नौकरी लगी। और वो अभी सफदरजंग सुना है आप? सफदरजंग की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दीक्षा है, वो तुम्हारे बैच में पढ़ती है, ठीक है? कि मम्मी का खुद का फोन आया कि सर मेरी बेटी को आप ही की क्लास ज्वाइन कराना है, और उसकी मम्मी ने खुद चाह करके यहाँ पे ज्वाइन करवाया, स्पेशली ज्वाइन करवाया, और कहा कि बस तेरे को पढ़ना यही है। तो उन्होंने फील किया, अब उन्होंने तो पूरे अस्पताल को पता नहीं कितने अनुभव के साथ फील कर रखा है।
आप लोगों का भी अगर सफदरजंग में ज्वाइनिंग होगा तो वही करवाएंगे, एनएससी ज्वाइनिंग देगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो मेरे बच्चों बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझना है, सीखना है। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता कि केवल पढ़ाई कर ली तुमने और उसके बाद सोचो कि अब अपन अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बन गए, दैट इज नॉट इनफ। पढ़ाई के साथ बहुत कुछ सीखना पड़ता है। क्लियर है? तो कंक्लूजन ये कहता है, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, एक हॉकिंस डिजीज, एक मल्टीपल माइलोमा और एक ल्यूकेमिया। सबको क्रिस्टल क्लियर है? अगर इनमें से रिलेवेंट क्वेश्चन कहीं भी मिले तो कर लेना, ठीक है? कहीं कोई तकलीफ आए तो पूछ लेना, ठीक है? लेकिन करोगे तब पाओगे। अब मैंने तो सब कुछ दे दिया, जितना ज्ञान मेरे पास था, उस ज्ञान को संभालना आप ही को पड़ेगा। नहीं संभाल पाओगे तो खत्म हो जाएगा, भूल जाओगे 4-5 दिन बाद कि ऐसे पढ़ते हैं इसको। अगर हॉकिंस डिजीज या मल्टीपल माइलोमा, जो भी कोई डिजीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, उनको सीखो कि मैं कैसे सिखा रहा हूँ। मैं हकीकत में पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिखाता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको याद कर लो आप या इसको रट लो। और इसी तरह से क्रैश कोर्स के अंदर हम करेंगे कि बस सुनो, केवल कुछ मत करो। आप जो स्पेशल कोर्स करेंगे उसमें ऐसे ही करेंगे, सुनो बस, बाकी कुछ मत करो। एग्जाम में सब ऑटोमेटिक याद आएगा, बस हमें वो बहुत सावधानी से पूरा 1 महीना जीना है। इससे 25 दिन हमें कैरियर पे ही लगाना है, इसके अलावा कहीं नहीं लगाएंगे। हो सकता है हमारा ड्रीम जो है वो पूरा हो ही जाए, और अगर हो ही जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अरे ये सुनो कि एक तो हम साल 2 साल 3 साल तक फिर मेहनत करें, फिर कुछ मिलेगा, और अगर अभी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसको आप अच्छे से ग्रहण करें और फॉलो करें और स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।